नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। सैफ अली खान पर हुए हमले का मामला किसी फिल्मी कहानी से ज्यादा दिलचस्प लग रहा। हर दिन इसमें नए ट्विस्ट और सवाल जुड़ रहे हैं जो इसे और भी उलझा रहे हैं। और अब बांग्लादेश से आए एक इंटरव्यू ने इस पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। क्या मुंबई पुलिस और सैफ अली खान का परिवार कुछ छिपा रहा है? किस सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी इस चर्चा में याद आता है। जब मुंबई पुलिस का रवैया ऐसा है तो क्या हम कभी सुशांत के साथ हुई सच्चाई जान पाएंगे? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं, हम सब के हैं। आज के इस खास एपिसोड को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जानकारियां साझा की जाएंगी जो आपके कई सवालों के जवाब दे सकती हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है, तो नीचे कमेंट जरूर करें। आइए, सैफ अली खान के केस में बांग्लादेश से आए इंटरव्यू की वजह से कौन सा ट्विस्ट दिख रहा है उसे जानते हैं और इसके आगे पीछे की चीजों पर बात करते हैं। दोस्तों, सैफ अली खान के ऊपर हमले के आरोप में पकड़े गए आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के पिता रुहुल अमीन फकीर का बीबीसी बांग्ला ने एक इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू में शहजाद के पिता रुहुल अमीन फकीर का दावा सैफ अली खान के मामले में मुंबई पुलिस की जांच में बहुत बड़े झोल को कंफर्म करने के लिए पर्याप्त है। शहजाद के पिता ने इंटरव्यू में दावा किया है कि सीसीटीवी में दिख रहा व्यक्ति उसका बेटा नहीं है। सीसीटीवी में दिख रहे व्यक्ति से उसके बेटे का हुलिया बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। लेकिन शहजाद के पिता ने यह भी कहा है कि पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वह उसी का मझला बेटा यानी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जो अभी कुछ ही महीने पहले सीमा पार करके भारत में घुसा था। सैफ अली खान के मामले को लेकर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी तक जो लोग यह दावा कर रहे थे कि आरोपी को साजिशन बांग्लादेशी साबित किया जा रहा, उनकी कलई खुल गई है। बीबीसी बांग्ला के इंटरव्यू के बाद चीजें दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ रही हैं। और यहां तक कि शहजाद का पक्ष रखने वाले वकील संदीप शेर खान ने जिस तरह आधार कार्ड वगैरह को लेकर आरोपी को बांग्लादेशी बताए जाने पर सख्त एतराज जताया था और कहा था कि आरोपी कई सालों से अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहा है, उनका भी झूठ पकड़ में आ गया। बहुत अच्छा होगा कि अब शहजाद के पिता के कंफर्मेशन के बाद उस वकील का वकालतनामा कैंसिल करके उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया जाए। इन लोगों ने एक्टिविज्म के नाम पर दोस्तों देश का मजाक बना दिया है। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों ने इसे एक वर्ग विशेष के उत्पीड़न के तौर पर ही प्रचारित किया था। अगर शर्म हो तो उन्हें भी चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। शहजाद के पिता का बीबीसी बांग्ला को दिया इंटरव्यू कई गंभीर सवाल खड़े करता है। 200 रुपए में कोलकाता और दिल्ली में घुसपैठियों का आधार कार्ड बनवाने वाला राजनीतिक गैंग किस तरह देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सैफ के मामले में कम से कम इसे खुली आंखों देखा जा सकता है। हम खुली आंखों देख सकते हैं कि हाई प्रोफाइल केस में एक घुसपैठिए के पकड़े जाने के बाद हम अपने सड़े हुए सिस्टम को देखकर शर्मिंदा नहीं दोस्तों, बल्कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सैफ अली खान पर हमले का आरोपी कोई ऐसा वैसा घुसपैठिया नहीं है, बल्कि वह खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी का नेता है। आरोपी के पिता ने बीबीसी बांग्ला को बताया है दोस्तों कि वह बांग्लादेश के झालोकटी इलाके का रहने वाला है और यहां के यूनियन बीएनपी का बड़ा नेता है। उसने बताया कि आरोपी समेत उसका बड़ा बेटा भी बीएनपी के कार्यकर्ता है। बांग्लादेश में उसके मझले बेटे पर अवामी लीग सरकार में आपराधिक मामले दर्ज करवा दिए गए थे। उसे खतरा था, इसलिए वह भागकर साल 2024 के मार्च अप्रैल में भारत चला गया। वहां काम धंधा करता था, घर किसी ना किसी रास्ते पैसे भेजता रहता था। ऐसा शहजाद के पिता ने बीबीसी बांग्ला को दिए इंटरव्यू में दावा किया है। बीएनपी का रवैया बांग्लादेश में किस तरह भारत विरोधी और हिंदू विरोधी रहा है, किसी को इस बात को बताने की जरूरत नहीं।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कई आतंकी घटनाओं में बीएनपी का हाथ रहा है, लेकिन शहजाद के मामले से पता चलता है कि वहां के तमाम अपराधी कितने आराम से सीमा पार कर ना सिर्फ भारत आ जाते हैं, बल्कि 200 रुपए में आधार कार्ड बनवा के यहां के रोजी रोजगार को भी छीन लेते हैं और भारत को दीमक की तरह खोखला बनाते हैं। यह सिर्फ एक मामला भर नहीं है। शेख हसीना के केस के बाद, जो शेख हसीना का वहां तख्ता पलट हुआ, उसके बाद हमने देखा है कि इससे पहले भी बीएनपी के एक नेता को पकड़ा गया था जो पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड बनवा के ऐश कर रहा था। ना जाने कितने पाकिस्तानी पश्चिम बंगाल के खुल्ला खेल फर्रुखाबादी रास्ते से होकर अंदर बाहर आए गए होंगे। ना जाने कितने हमारे अंदर बैठे होंगे। सरकार पिछले 6 साल से घुसपैठ पे कार्रवाई का ढिढोरा पीट के वोट ले रही है, मगर अब तक कुछ ठोस नहीं दिखा। अमेरिका में भी किडनैपिंग और तमाम अपराध करने वाले बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के ट्रंप लात मार के खदेड़ रहा। यहां तो पूरा देश ही खाला का घर बना हुआ है बांग्लादेशियों के लिए। खैर, अब शहजाद के मामले में उसके पिता के इंटरव्यू ने सैफ केस को लेकर पुलिस जांच को दोस्तों और संदिग्ध बना दिया है। जब शहजाद का पिता कह रहा कि सीसीटीवी में नजर आ रहा व्यक्ति उसका बेटा नहीं है, फिर आरोपी की गिरफ्तारी यानी शहजाद की गिरफ्तारी, उसका कबूलनामा सैफ अली खान के पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना देता है। अब तक सैफ के मामले में जो सामने आया है उसके मुताबिक एक हमलावर ने बीते 16 जनवरी के तड़के मुंबई के बांद्रा इलाके में जो सैफ अली खान का घर है वहां घुस गया और घुसने के बाद उसने एक्टर के ऊपर चाकू से हमला किया था। इसमें सैफ को गंभीर चोटें आई थी। सैफ को लीलावती अस्पताल में उनका 8 साल का बेटा तैमूर लेके गया था। सैफ ऑटो से अस्पताल पहुंचे थे। वहां उनका गंभीर ऑपरेशन हुआ। वह 4 दिन तक रहे और 5वें दिन बाहर निकले। हमले में सैफ के घर में बच्चों की देखभाल करने वाली दाई को भी चोटें आईं। पुलिस के मुताबिक हमलावर चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में दिखा शख्स ही शहजाद है जिसने सैफ पर हमला किया था। उसने सैफ के छोटे बेटे के कमरे में दाई से 1 करोड़ की रंगदारी भी मांगी थी। मकसद में सफल ना होने की वजह से वह भाग गया। हमलावर घर में कैसे घुसा था इसके बारे में अलग अलग थ्योरी सामने आई हैं। उसके सीढ़ियों से घर में घुसने की बात कही गई है और बाद में कहा गया कि वह टॉयलेट के रास्ते घर के अंदर और बाहर गया था। आरोपी का यह भी कबूलनामा सामने आ चुका है कि घर में घुसने से पहले उसे पता नहीं था कि वह किसके घर में जा रहा है। उसने बताया कि वह ऐसे ही घरों में घुसकर चोरियां किया करता था। बाद में जब उसने टीवी में देखा तब उसे पता चला कि वह असल में सैफ अली खान के घर में घुसा था। इस मामले में दोस्तों घटना के 3रे दिन बाद यानी 19 जनवरी को शहजाद को मुंबई के पास एक जंगल से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने उसके बांग्लादेशी होने की बात कही। अब इस मामले में शहजाद के पिता के इंटरव्यू के बाद मुंबई पुलिस की समूची थ्योरी ही ध्वस्त होते दिख रही है। बावजूद कि शहजाद ने पकड़े जाने पर अपराध कबूल लिया और मुंबई पुलिस यह भी कह रही कि उसके बांग्ला बोलने की वजह से पूछताछ में दिक्कत भी आ रही। अब मुंबई पुलिस ने किस तरह पूछताछ की होगी, अगर उसे दिक्कत आ रही है, किस तरह उसने कबूलनामा किया होगा, उसे समझा जा सकता है। खैर, अब सवाल 16 जनवरी के दिन ही अटक गया कि आखिर सैफ अली खान के घर में जो घुसा था वह कौन था। सीसीटीवी में नजर आ रहा व्यक्ति कौन था और क्या यह वही व्यक्ति था जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। फिर सवाल है कि आखिर सैफ पर जानलेवा हमला क्यों हुआ। घर में उनका बड़ा बेटा मौजूद था, उनकी पत्नी करीना कपूर मौजूद थी, करीना का मेल स्टाफ जिसकी संख्या 4 बताई जा रही वह भी मौजूद था। फिर सैफ को तैमूर को लेकर अस्पताल जाने की जरूरत क्या पड़ी। पड़ोसियों की मदद नहीं ली गई, एम्बुलेंस नहीं बुलाया गया, पुलिस को भी जानकारी नहीं दी गई। सवाल है कि क्यों करीना कपूर अस्पताल नहीं जाती हैं,
करिश्मा के घर चली जाती हैं, यह बात लोग पचा नहीं पा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक सवाल यह भी हो रहा कि लीलावती अस्पताल में सैफ के बिजनेस पार्टनर यानी जिस जैदी नाम के व्यक्ति के साइन वगैरह हैं, उसने टीवी पर अपनी मौजूदगी को खारिज किया है। और सैफ को इतनी गंभीर चोट लगी, उसके बाद वे जिस तरह 5वें दिन अस्पताल के बाहर ओले ओले मूड में दिखे। संजय निरुपम सवाल कर रहे हैं कि सैफ का जिस तरह ऑपरेशन हुआ और मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, उनके हमले को लेकर समूची मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया गया और सिर्फ 4 दिनों में सैफ की रिकवरी चमत्कारिक है, हैरान करने वाली है। सैफ के परिवार को बताना चाहिए कि 16 जनवरी की रात आखिर क्या हुआ था। सैफ के घर में अगर किसी बात को लेकर आपसी झगड़ा हुआ था तो बताना चाहिए और खुलकर बताना चाहिए। सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम से अगर कोई झगड़ा हुआ हो तो बताना चाहिए। छोटे बड़े परिवारों में यह होता रहता है। अगर इब्राहिम वहां मौजूद थे और बावजूद तैमूर सैफ अली खान के साथ गए तो लोगों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता जब तक कि सैफ का परिवार नहीं बोलेगा। इब्राहिम अली खान ने दोस्तों अब तक सैफ अली खान को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, उनके ऊपर जो हमले वगैरह हुए हैं। या फिर करीना से झगड़ा हुआ था उस दिन, जो वे अस्पताल जाने की बजाय बहन के घर पहुंच गई, यह भी बताना चाहिए। या फिर करीना और इब्राहिम के बीच झगड़ा हुआ, इसमें छिपाने जैसी क्या बात है, यह समझ नहीं आता। सैफ के 2 परिवार हैं, अरबों की संपत्ति है, संपत्ति के लिए घरों में विवाद होना आम बात है। सैफ के घर क्यों नहीं हो सकता ऐसा विवाद? अब सैफ का परिवार पूरा सच नहीं बताएगा तो लोग सवाल करेंगे। संकेत साफ है कि किसी बात पर सैफ के घर वालों में शायद झगड़ा हुआ हो और बात यहां तक पहुंची हो, ऐसी लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं। वाकई यह हैरान करने वाला मामला है। सैफ को जिस तरह जख्मी बताया गया, डॉक्टरों का मानना है कि उनकी रिकवरी में कम से कम 1 महीने का वक्त लगता। लोग बिना सहारे चल नहीं पाते इस तरह के एक्सीडेंट में, और सैफ 5वें दिन ही पेपराजी के सामने आंखों पे गॉगल चढ़ाए ओले ओले करते दिख रहे थे। सैफ का हेल्थ बीमा भी वायरल है, जिसमें उन्होंने करीब 35 लाख रुपए से ज्यादा की रकम क्लेम की थी। बताया जा रहा कि बीमा कंपनी ने अस्पताल के करीब 25 लाख रुपए का क्लेम दिया है। इतनी बड़ी रकम से तो एक बड़ा मामला नजर आता है, तो सवाल किया ही जाएगा कि सिर्फ 5 दिन में ही सैफ ने कौन सी दवा की पुड़िया खाई कि वे फिट हो गए। लीलावती अस्पताल को इस दवा की पुड़िया को पेटेंट भी करा लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर में यह किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। सैफ का पूरा मामला संदिग्ध नजर आता है। कई ऐसे ट्विस्ट हैं, कई ऐसे टर्न्स हैं जहां पर लोग सवाल कर रहे हैं। सैफ के परिवार को, मुंबई पुलिस को बताना चाहिए कि आखिर उस दिन बांद्रा में सैफ के घर में असल में हुआ क्या था। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और देश को सही संख्या बतानी चाहिए कि आखिर कितने बांग्लादेशी हमारे संसाधनों को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। यह इसलिए संवेदनशील है क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी संगठन ISI महीनों से बांग्लादेश में मौजूद है। राजनीति और हाई प्रोफाइल लोगों के सिंडिकेट और उनके करप्शन ने दोस्तों सिस्टम का मजाक बना दिया है। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। फिर नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।